हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया था, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। हमने पिछले लेक्चर में पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम उसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2 है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे, अगर ऐसा सिस्टम है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे। तो सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है, ये पूरा एक बॉडी है, इस पूरे बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। सपोज करो Q चार्ज इस पूरे ऑब्जेक्ट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस पूरे चार्ज के कारण हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्लियर है बच्चों। तो हम लोग ने तो पिछले लेक्चर में सीखा था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, सपोज करो Q चार्ज है, इसके कारण अगर हमें R डिस्टेंस पर निकालना है तो हम जानते हैं कितना आता था इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ/R², याद आता। अब यहां तो देखो, इस पॉइंट P से ये पूरा का पूरा चार्ज किसी एक जगह पर है क्या? नहीं है। इस पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक जगह पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सपोज करो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज लेते हैं। एलिमेंटल चार्ज मतलब एक बहुत छोटा सा एलिमेंट। सपोज करो उस पे चार्ज है dq और यहाँ से इसका डिस्टेंस है r, इस पॉइंट P से जो इसका डिस्टेंस है r। तो हम इस dq के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। इसका डायरेक्शन इधर आएगा DE। तो DE इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, K dq/r²। ये DE लिख सकते हैं हम लोग। इस छोटे से एलिमेंटल चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE, वो हम जो पहले हमने निकाला था उसी पैटर्न में यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो, अगर हमें इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट के कारण चाहिए, कंप्लीट बॉडी के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर कंप्लीट E चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE। तो हमने एक छोटे से एलिमेंटल चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। आगे देखते हैं, इसी में कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ देखते हैं जहां पर ये हम निकालने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग सिचुएशन में। जैसे पहला देखते हैं, अगर दिया जाए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, हम इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा रिंग है, ये रिंग है। सपोज करो इस पर जो चार्ज है वो कैपिटल Q चार्ज हमने दिया है, तो ये पूरा का पूरा रिंग ऐसे चार्ज हो गया है ना। रिंग कैसे होगा, ऐसे होगा ना, रिंग ऐसे, मतलब ऐसे रिंग बना है ऐसे करके। तो हम उसको यहां पर दिखा रहे हैं तो ऐसे दिखाएंगे, समझ में आ रहा है। ये इसका सेंटर है और ये उसका रेडियस है, मान लेते हैं कैपिटल R, और ये इसका एक्सिस है ये। तो इसके सेंटर से सपोज करो x डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट P है, यहां पर हमें बताना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा। क्लियर है बच्चों। हम इसको चार्ज Q दिए हैं तो पूरे ऑब्जेक्ट पर, इस पूरे रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है वो चार्ज। तो हमें यहां पर इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो, जो पूरा चार्ज Q है किसी एक जगह पर है क्या? नहीं है, पूरे रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए हम लोगों को यहां पर क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तब जाके हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो देखते हैं इसको। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज लेते हैं। यहाँ पर
मान लेते हैं उस पर चार्ज है डी क्यू। कितना चार्ज है डी क्यू, कितना चार्ज है बच्चों डी क्यू। और इसके कारण यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखे पॉइंट पी पर, सपोज करो इसका डिस्टेंस है यहाँ से आर, स्मॉल आर, तो ये कितना होगा, किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, डीई, है ना। तो डीई का वैल्यू क्या लिखोगे बच्चों आप लोग, डी इज इक्वल टू के, चार्ज कितना है डी क्यू और डिस्टेंस कितना है आर, तो आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंटल चार्ज लिया डी क्यू, छोटा सा एलिमेंट लिया जिसपे चार्ज है डी क्यू, और उसके कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है डीई। तो डीई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। सपोज करो यहां से ये एंगल बना रहा है थीटा, कितना एंगल बना रहा है थीटा। यहां से देखो आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये एक ट्राइंगल बन रहे हैं, उसका हाइपोटेनियस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक। अब देखो इस पॉइंट पी पर हम इस डीई का दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये अगर थीटा है तो सामने वाला एंगल भी थीटा ही होगा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, तो इसको मान लेते हैं एक्स कंपोनेंट और इसको मान लेते हैं वाई कंपोनेंट। क्लियर है बच्चों। तो एक्स कंपोनेंट क्या मिलेगा, डीई एक्स, तो डीई का इधर कंपोनेंट हो जाएगा, तो इधर थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, डीई कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला वाई वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डीई वाई कितना हो जाएगा, डीई साइन थीटा। इधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा और इधर वाला साइन थीटा। क्लियर है क्या यहां तक। अब देखो यहां पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा केवल इसी वाले चार्ज के कारण होगा क्या, पूरे कंप्लीट रिंग के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो मैं एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज यहां पर भी ले रहा हूं इस जगह पर, इसके कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो किधर होगा, इधर ही होगा। हम यहां पर डी क्यू चार्ज ही ले रहे हैं, सेम चार्ज डी क्यू चार्ज, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी डीई होगा, है ना, सेम होगा। ये भी आर है, कैपिटल आर है, और ये एक्स है, तो ये भी एंगल थीटा ही लेना पड़ेगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा, सेम आएगा डीई कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, सेम होगा डी साइन थीटा के बराबर होगा। तो यहां पर क्या होगा, कुछ इस तरीके से पैटर्न बनेगा, जैसे ये डी क्यू है, ऊपर वाला डी क्यू, इसके कारण डीई इधर आएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। अगर जस्ट उसके अपोजिट वाला चार्ज लें तो इसके कारण डीई इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर और एक इधर आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो ये और ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली हम कहीं पर भी एक डी क्यू एलिमेंट ले और उसके जस्ट अपोजिट एक डी क्यू एलिमेंट ले, तो उनका ये वाला कंपोनेंट जो है डी साइन थीटा वाला, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके कारण होगा, एक्स वाले कंपोनेंट के कारण। किसके कारण होगा, एक्स वाले कंपोनेंट के कारण। तो अगर हमें कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमें किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डीई एक्स का, एक्स वाले कंपोनेंट का यहां पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वाई वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वाई वाला कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएगा, वाई कंपोनेंट ऑफ डी विल कैंसल आउट, कैंसल हो जाएगा बच्चों। तो y वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें किसका कंपोनेंट करना पड़ेगा, केवल x वाले का इंटीग्रेशन करके हमें कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो यहां पर हम देखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो E हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीई एक्स। तो यहां से देखो इंटीग्रेशन डीई एक्स कितना है, डीई कॉस थीटा के बराबर है, लिख दो डीई कॉस थीटा। दिख रहा है क्या यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, डी कॉस थीटा। तो याद आएगा इंटीग्रेशन डीई की जगह क्या लिखेंगे, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन तो आप लोग कर लोगे। देखो यहां पर इस ट्राइंगल से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ये वाला जो ट्राइंगल है यहां से कॉस थीटा क्या लिखेंगे हम लोग। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर, ये कॉस थीटा होता है। तो यहां पर कॉस थीटा का वैल्यू रख दो,
तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के डी क्यू एक्स बाई आर, और यहाँ आर स्क्वायर है, तो के एक्स और आर क्यूब आर, ये तीनों क्या रहेंगे यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे, जो कि बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। देखो x ये डिस्टेंस है, तो जहां पर आपको बताना है कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा x का वैल्यू, स्मॉल r भी फिक्स हो जाएगा, है ना, k तो कांस्टेंट ही है, तो ये सब कहाँ बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो k x बाई आर क्यूब ये बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा डी क्यू। क्लियर है, क्या बचेगा इंटीग्रेशन डी क्यू। तो यहां से देखो क्या आ रहा है हमारा, तो हमारा जो e आ रहा है क्या आ रहा है, k x बाई आर क्यूब और इंटीग्रेशन डी क्यूब। तो ऐसे अगर छोटे छोटे सभी एलिमेंट का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, कंप्लीट चार्ज के बराबर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन डी क्यू हमें क्या देगा, कंप्लीट चार्ज देगा, क्यू दे देगा, डिवाइड बाई आर क्यूब, ये हमें ई मिल जाएगा। अब देखो स्मॉल आर का वैल्यू क्या था यहाँ पर, आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। देखो इस आर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, तो अगर उसकी पावर 3 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, के एक्स कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा 3/2 के एक्स क्यू बाई, तो ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा के एक्स कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है क्या बच्चों, यहाँ तक इजी है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो इसमें कुछ केस है, इसको देखते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। देखो ये था, ये हमारा रिंग था, और इस एक्सिस से हमने x डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है, कितना आ रहा है, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सेंटर पर क्या होगा, तो सेंटर पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो अगर सेंटर पर पूछा जाए एट सेंटर, तो सेंटर पर x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो E भी क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरा देखो, अगर हम इसके सेंटर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर देख रहे हैं, है ना, अगर x का वैल्यू बहुत बड़ा है r के रिस्पेक्ट में, रिंग के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर देख रहे हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है, हम इस r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। r को अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x की पावर 3, और एक ऊपर x है उससे एक x कैंसिल हो जाएगा, तो E हमें क्या मिलेगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो ये किसकी तरह हो जाएगा बेटा, पॉइंट चार्ज की तरह हो जाएगा ना, ये रिंग किसकी तरह हो जाएगा, पॉइंट चार्ज की हो जाएगा। ऐसे ही तो निकालते थे, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, जो डिस्टेंस होता था उसका स्क्वायर करते थे। थर्ड देखो, अगर यहीं पर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई मैक्स कहाँ पर मिलता है, ई मैक्स कैसे निकालते हैं, ई मैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई मैक्स कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर डी ई बाई डी एक्स 0 हो, वहाँ पर हमें ई मैक्स मिलेगा। तो ये हमें मिलता है x इज इक्वल टू r/√2 पर मिलता है, इस जगह पर ई मैक्स मिलता है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर एक ग्राफ भी है, याद रखना, e और x का अगर हम ग्राफ बनाएं x का, तो वो कुछ इस तरीके से ऐसे ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर ये मैक्सिमम रहता है r/√2 पर। क्लियर है बच्चों। तो आपको इतना कहानी याद रखना है, किसके बारे में, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के बारे में। आगे बढ़ते हैं इसी में ही। अगर फाइनाइट लाइन चार्ज है,
सेकंड देख रहे हैं, उसके लिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। सेकंड देखते हैं, फॉर फाइनाइट लाइन चार्ज। अगर फाइनाइट लाइन चार्ज है, कुछ ऐसा है, एक लाइन है ऐसा, एक वायर भी मान सकते हो उसको, ऐसा है ना, और इस पे सपोज करो आपने क्यू चार्ज दिया है, ये क्यू चार्ज दिया है, ये ऐसे पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब इसके कारण यहाँ से डी डिस्टेंस पर, यहाँ से बहुत छोटा हो जा रहा है, यहाँ पर डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बताना है इस पॉइंट पी पर। सपोज करो यहाँ से ये एंगल बना रहा है बीटा और यहाँ से एंगल बना रहा है अल्फा। क्लियर है बच्चों? इस पॉइंट को नाम देते हैं पी। तो एक फाइनाइट लाइन चार्ज है, उसके कारण आपको पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बताना है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज क्यू है किसी एक जगह पर है क्या? नहीं है, पूरे लाइन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे इस लाइन पे कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? फिर से इंटीग्रेशन का सहायता लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। क्या क्या चीज़ जान लेते हैं? सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे लैम्डा का। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो लैम्डा क्या होता है? यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है वो हमें बताता है लैम्डा। तो यहाँ पर इसका यूज करना पड़ेगा हमें। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? फिर से हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं? एक एलिमेंटल चार्ज लेना पड़ेगा। तो सपोज करो यहाँ से x डिस्टेंस पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं। यहाँ पर सपोज करो ये dx लेंथ का एलिमेंट है, तो इस पे चार्ज है सपोज करो dq, है ना। तो ये यहाँ से कुछ एंगल पर है, मान लेते हैं थीटा एंगल पर है। कितने एंगल पर है? यहाँ से थीटा एंगल पर। ये डिस्टेंस है r, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx लेंथ का, उस पे चार्ज है dq। उसके कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? dE होगा। किधर होगा? इधर। कितना हो जाएगा? dE। समझ में आ रहा है बच्चों? तो dE बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? dE बराबर लिखेंगे, इस dq चार्ज के कारण है तो k dq, और डिस्टेंस कितना है? r, तो r का स्क्वायर हो जाएगा। तो dE बराबर क्या लिखेंगे? k dq बाई r स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब देखो लैम्डा क्या होता है? लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर हमें dq का वैल्यू चाहिए, dq कितने लेंथ का चार्ज है? dx लेंथ का चार्ज है। यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है? लैम्डा। तो dq चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? बताओ यहाँ पर। लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा? dx। लैम्डा क्या है? यूनिट लेंथ का चार्ज है। dx लेंथ का कितना चार्ज हो जाएगा? लैम्डा इंटू dx, है ना। सपोज करो एक पेन का प्राइस है 5 रुपए, तो 10 पेन का प्राइस कितना होगा? तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यूनिट लेंथ का चार्ज है लैम्डा, तो dx लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू dx। क्लियर है बच्चों? तो dq आपको पता चल गया। अब देखो यहाँ पर इस dE का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा, है ना। देखो यहाँ पर फिर से बना देते हैं इसको अच्छे से। ये d है ना, ये dE इधर कहीं आ रहा है, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा इसको dE1 नाम देते हैं। या फिर देखो इस लाइन के कैसा है? ये परपेंडिकुलर है ना, तो इस वाले कंपोनेंट को dE परपेंडिकुलर नाम देते हैं। और एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो इसके पैरेलल है, तो इसको नाम देते हैं dE पैरेलल, ऐसा नाम देते हैं। dE परपेंडिकुलर कितना होगा? ये कितना होगा बच्चों बताओ? dE cos थीटा होगा क्या? d का इधर वाला कंपोनेंट है, तो ये कितना हो जाएगा? dE cos थीटा। और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? dE sin थीटा। तो dE पैरेलल अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा? dE
साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक कंपोनेंट इधर होगा जो कि कितना होगा डी ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा जो कितना होगा डी ई साइन थीटा। और डी ई का वैल्यू कितना है के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी क्यू का वैल्यू कितना है लेमडा डॉट डी एक्स। आगे देखते हैं इस ट्राइंगल में अगर हम टेन थीटा लिखना चाहें तो टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस एक्स बाई डी लिखेंगे ना। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बताओ, डी टेन थीटा लिख सकते हैं क्या। इस d को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डी टेन थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा dx, और d बाहर हो जाएगा, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा डी थीटा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा dx मिल जाएगा। तो dx इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा मिलेगा। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे हमें x भी मिल गया, x मिल गया, dx मिल गया, dq मिल गया। अब हम बारी बारी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे किसको, DE परपेंडिकुलर को। तो DE परपेंडिकुलर देखते हैं क्या आएगा, DE परपेंडिकुलर ये क्या है हमारा DE कॉस थीटा। DE की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखो, इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक ये भी लिखा जा सकता है। तो देखो के की जगह के रहने दो, डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, लेमडा डॉट डी एक्स लिख दो, लेमडा डॉट डी एक्स कॉस थीटा, और आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रख दो, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो डी सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा लिख दो यहाँ पर, के लेमडा डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, डी सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, और इनटू कॉस थीटा आ जाएगा, डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या है डी टेन थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब नीचे देखो यहाँ पर के लेमडा डी सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा डॉट सेक कॉस थीटा, और डिवाइड बाई नीचे से डी स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो बचेगा। अब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपने, किसके बराबर आता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। तो यहाँ पर रख दो सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा के लेमडा डी सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा और इनटू कॉस थीटा डिवाइड बाय डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो कुछ चीज कैंसिल हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, देखो कहाँ पर लिखूं, ऊपर लिख देता हूं है ना, अच्छा इधर लिख देते हैं, इधर दिख रहा है क्या, बहुत छोटा जगह हो गया। देखो क्या बच रहा है, के लेमडा बाय डी और कॉस थीटा डॉट डी थीटा। ये हमें क्या मिल रहा है बच्चों, डी ई वन मिल रहा है ना, डी परपेंडिकुलर मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो डी ई परपेंडिकुलर जो है ना वो हमें मिल रहा है के लेमडा बाई डी कॉस थीटा डॉट डी थीटा। अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, अभी कंप्लीट निकालना पड़ेगा ना। तो ये तो डी क्यू चार्ज के कारण है, कंप्लीट इस पूरे लाइन चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, वो कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन से। तो यहां पर हमें अगर E1 चाहिए, क्या चाहिए E1, तो E परपेंडिकुलर, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE परपेंडिकुलर, कहां से कहां तक लिमिट भी लगाना पड़ेगा। तो कहां से कहां तक, इस जगह से ऊपर वाले इस पॉइंट तक, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक। तो यहां पर लिमिट हमें एंगल के टर्म में लिखना है, तो नीचे वाले एंगल को नेगेटिव लेके चलेंगे और ऊपर वाले को पॉजिटिव। तो यहां पर लिमिट लगाएंगे माइनस बीटा से अल्फा, और DE परपेंडिकुलर कितना है, के लेमडा बाय डी
कॉस थीटा डॉट डी थीटा, ये आया हुआ है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो देखो कितना आ रहा है, थोड़ा लंबा है ये, आगे देखेंगे। देखो ये आएगा के लेमडा बाई डी, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस बीटा से अल्फा कॉस थीटा डॉट डी थीटा, ये मिलेगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे के लेमडा बाई डी साइन थीटा, और लिमिट है माइनस बीटा और ऊपर अल्फा। तो थीटा की जगह पहले अपर लिमिट रख देते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो के लेमडा बाई डी अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा साइन अल्फा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन माइनस बीटा आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब आप जानते हैं साइन अगर माइनस बीटा है ना, साइन माइनस बीटा, अगर साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, मतलब माइनस यहाँ सामने लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? के लेमडा बाई डी साइन अल्फा, और माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा साइन बीटा। क्लियर है बच्चों? तो ये हमें क्या मिल गया? इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो मिल गया। कितना मिल गया? के लेमडा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है। सिमिलरली आप पैरेलल वाला कंपोनेंट भी निकाल सकते हो, तो पैरेलल वाला कंपोनेंट भी देख लेते हैं सिमिलरली। तो सिमिलरली कुछ स्टेप जो है वो सेम मिलेगा आपको। सिमिलरली डी ई पैरेलल जो है ना, ये क्या था? डी ई साइन थीटा था। तो डी ई का वैल्यू रखोगे, डी ई का वैल्यू क्या रखेंगे? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब उसमें डी क्यू का वैल्यू रखेंगे, आर का वैल्यू रखेंगे, तो बहुत सारा स्टेप कटने के बाद में जो हमने पहले किया था, यहाँ पर आएगा के लेमडा बाई डी, और यहाँ क्या था? साइन थीटा, और आ जाएगा डी थीटा। ये डी ई पैरेलल मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब इसका भी आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर हमें ई पैरेलल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ई पैरेलल माइनस बीटा से अल्फा तक लिमिट लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस बीटा से अल्फा, और डी ई पैरेलल इसकी जगह क्या रखेंगे? के लेमडा बाई डी साइन थीटा डॉट डी थीटा, ये रखना पड़ेगा। के लेमडा बाई डी को बाहर निकाल देंगे, के लेमडा बाई डी इंटीग्रेशन माइनस बीटा से अल्फा साइन थीटा डॉट डी थीटा, साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। इधर कर देते हैं ना, इसका तो काम हो गया है। तो ई पैरेलल क्या आ जाएगा? देखो के लेमडा बाई डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। लिमिट रख देंगे कहाँ से कहाँ तक? माइनस बीटा से अल्फा। तो आ जाएगा के लेमडा बाई डी, यहाँ लिमिट रखो कॉस, अपर लिमिट है अल्फा, माइनस लोअर लिमिट है माइनस बीटा, तो यहाँ माइनस बीटा आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो ये आ जाएगा के लेमडा बाई डी, और जब कॉस माइनस थीटा होता है तो उसको सिंपली कॉस थीटा लिख सकते हैं। कुछ मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ पर, सॉरी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा जब लिमिट रखेंगे तो ये माइनस कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस बीटा को सिंपली कॉस बीटा ही लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या मिल रहा है हमें? के लेमडा बाई डी, और इधर मिल रहा है कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये है आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसको मैं समराइज कर देता हूँ। इस फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट मिल रहा है। इधर एक जो इस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर है, और एक पैरेलल कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट मिलेगा। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना मिल रहा है? इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ई परपेंडिकुलर, ये हमें कितना मिलेगा? के लेमडा बाई डी, और इन ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये मिलेगा, है ना। और दूसरा क्या है हमारा? पैरेलल वाला कंपोनेंट, ये मिलेगा के लेमडा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये मिलेगा। तो ये दो हमें कंपोनेंट मिलेगा, एक परपेंडिकुलर और पैरेलल। आपको इसको डायरेक्ट याद रख लेना है ना।
ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए इससे न्यूमेरिकल तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ, ये डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसी में एक केस होता है। क्या केस होता है? अगर ये फाइनाइट लाइन चार्ज ना होके इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता, मतलब दोनों तरह से ये वायर इनफाइनाइट होता तो क्या होता, तो इसको भी समझ लेते हैं। इसी का ही केस है, इसको अगर समझ गए आप तो आगे भी समझ जाओगे। देखते हैं उसको आगे क्या होता है, समझते हैं। ये आंसर याद रखना है ना, आंसर क्या है याद रखना। अब देखो नेक्स्ट इसमें केस है, केस 1 मान सकते हैं। फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज, अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो क्या होगा? ये हमारा फाइनाइट लेंथ का चार्ज था ना, क्यू चार्ज दिया था वो पूरे इस वायर पे था। अब सपोज करो ये इधर से इनफाइनाइट हो गया और नीचे से भी अगर इनफाइनाइट हो जाए तो इसके कारण अगर यहाँ पर डी डिस्टेंस पर अगर बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि यहाँ पर दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर और एक इधर। इसको क्या बोलेंगे? ई परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलेंगे? ई पैरेलल। क्लियर है बच्चों? अब देखो इस केस में ये जो एंगल होगा ना, ये वाला, ये इनफाइनाइट लेंथ है, इधर से भी इनफाइनाइट है। तो अगर हम ये एंगल मेजर करना चाहें ये वाला, तो ये लगभग पैरेलल हो जाएगा ऐसे। सिमिलरली ये भी पैरेलल हो जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो इसको मेजर करने जाओगे, इनफाइनाइट तो बहुत ऊपर है, तो ये किधर चला जाएगा? ऊपर, है ना। तो ये एंगल कितना बनाएगा? अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे भी कितना हो जाएगा? बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इस केस में हमें अल्फा और बीटा दोनों ही क्या मिलेगा? 90 डिग्री, π/2 के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पर देखो पहला ई परपेंडिकुलर, इस वाले फॉर्मूले में अगर हम साइन अल्फा की जगह π/2 रखें और बीटा की जगह भी π/2 रखें तो क्या मिलेगा? साइन π/2 प्लस साइन π/2। तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना। तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ई परपेंडिकुलर हमें क्या मिलेगा? 2k λ/d। याद रखना है इसको, 2k λ/d। ठीक है, दूसरा देखते हैं ई पैरेलल क्या मिलेगा। तो ई पैरेलल क्या मिलेगा बच्चों? देखो ई पैरेलल k λ/d कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा है ना, तो कॉस बीटा की जगह π/2 रखेंगे और कॉस अल्फा की जगह भी π/2 रखेंगे। तो ये दोनों एंगल सेम हो गया ना, कॉस π/2 माइनस कॉस π/2। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो गया तो ई पैरेलल हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इस वाले केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। किसके डायरेक्शन में? इसके डायरेक्शन में। कितना होगा? 2k λ/d। कितना होगा बच्चों? 2k λ/d। यही सेम रिजल्ट जो है ना हम लोग आगे गॉस थ्योरम से भी देखेंगे, इसी को आगे मैं डिराइव करूंगा, है ना। तो वहां पे और अच्छे से इसको बता दूंगा। तो ये समझ में आएगा केस इंपॉर्टेंट है वाला केस, इससे क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं, यहीं पर बोलता है सेमी फाइनाइट लाइन चार्ज। क्या बोल देगा? सेमी फाइनाइट लाइन चार्ज। सेमी फाइनाइट का मतलब क्या होता है? एक तरफ से तो इनफाइनाइट है, दूसरे तरफ से फाइनाइट रहेगा, ऐसे रहेगा कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है बच्चों? तो एक तरफ से ऐसे रहेगा, इस तरीके से, ऐसे कुछ रहेगा, ऐसे रहेगा। तो इसमें दो कंपोनेंट लिखेंगे। तो ये वाला अल्फा तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और बीटा कितना है इस केस में? यहां पर क्या है देखो, सेकेंड वाले केस में क्या सिचुएशन आ जाएगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है ना पहले वाले का। दूसरे वाले में देखते हैं, इस केस में अल्फा तो हमें 90 डिग्री मिलेगा और बीटा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा ना, नीचे तो है ही नहीं कुछ। तो ये कितना एंगल बना रहा है? 0। तो यहाँ पे देखो आप ई परपेंडिकुलर कितना लिखोगे? k λ/d साइन अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिखना है? π/2, और साइन बीटा, बीटा की जगह साइन 0 आ जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू कितना होता है? 0, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये ई परपेंडिकुलर कितना मिलेगा? k λ/d। 1 + 0 1 हो जाएगा, तो ई परपेंडिकुलर k λ/d।
सिमिलरली ई पैरेलल देखते हैं, ई पैरेलल कितना आ जाएगा, के लेमडा बाई डी कॉस बीटा, बीटा की जगह 0 माइनस कॉस अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाई 2, तो कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है 0, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ई पैरेलल भी मिल रहा है हमें कितना, के लेमडा बाई डी। तो इस केस में इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, तो इन दोनों का इधर ई नेट आ जाएगा। ई नेट कितना आ जाएगा, दोनों सेम है, E1 और E2 दोनों सेम है, के लेमडा बाई डी। तो ई नेट कितना आ जाएगा बच्चों, ई नेट आ जाएगा हमारा √2 के लेमडा बाई डी, ये हमारा ई नेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा √2 के लेमडा बाई डी। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि आपको क्लियर है यहां तक कंसेप्ट? आगे बढ़े, ठीक है, आगे देखते हैं। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क, आर्क के कारण देखते हैं ना। तो ऐसा एक आर्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये सपोज करो क्यू चार्ज है, यहाँ से ये इस तरीके से चार्ज है, तो इसके सेंटर पर यहाँ पर ये रेडियस है आर, है ना, ये सपोज करो एंगल बना रहा है अल्फा। तो इस जगह पर हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बताना है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बताने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सपोज करो यहाँ से कुछ एंगल पर, यहाँ पर एक एलिमेंटल चार्ज लेते हैं, यहाँ पर dx लेंथ का, कितने लेंथ का, dx, बहुत छोटा है चार्ज, इस पे सपोज करो dq चार्ज है ना। तो हमने यहाँ से एंगल थीटा पर, और ये सपोज करो सेंटर पे एंगल बना रहा है डी थीटा, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है डी थीटा। तो यहाँ से थीटा एंगल पर हमने एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज लिया है dq चार्ज, है ना, और लेंथ कितना है इसका dx। तो ये कितना होगा देखते हैं, इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा ऐसे डी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो फिर से हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा, एक इधर मिलेगा एक इधर, ये एंगल थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो इधर वाला एक कंपोनेंट होगा, एक इधर वाला कंपोनेंट होगा। समझ में आ रहा है? इसको DE1 नाम देते हैं और इसको DE2। तो यहां से देखो DE1 कितना है, इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, DE cos थीटा, और इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, DE sin थीटा हो जाएगा। और DE का वैल्यू कितना होगा बच्चों, DE बराबर कितना होगा, कितने चार्ज के कारण है, DQ चार्ज के कारण है। तो क्या लिखेंगे, K DQ बाई डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये R के बराबर है ना, तो R² लिखेंगे, K DQ बाई R²। यहाँ पर लेमडा है हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा। क्लियर है? अब ये जो हमने छोटा सा जो यहाँ पर दिखाया एंगल डी थीटा वाला, इसको देखते हैं कैसा दिखेगा एक्चुअल में। एक्चुअल में कुछ ऐसा दिख रहा होगा, देखो ऐसे करके, है ना। ये एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पर डी थीटा एंगल बना रहा है, और ये क्या है, रेडियस आर है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आर्क बना रहा है ना, यहाँ पर कितना आर्क बना रहा है, dx लेंथ का आर्क बना रहा है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं dx बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लोग dx बराबर लिख सकते हैं r डॉट डी थीटा। जो आर्क होता है, आर्क जो होता है वो रेडियस इंटू एंगल के बराबर होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r डॉट डी थीटा। तो ये dx बराबर हमने क्या लिख दिया, r डॉट डी थीटा। यहाँ पर देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें dq का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कितने लेंथ का चार्ज है, ये dx लेंथ का चार्ज है ना,
तो डी क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, लेमडा डॉट डी एक्स लिख सकते हैं ना, लेमडा डॉट क्या लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं डी क्यू बराबर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, लेमडा डॉट डी एक्स, और डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, आर डॉट डी थीटा। तो डी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डॉट डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख दो, आर डॉट डी थीटा, ये भी लिखा जा सकता है। क्लियर है बच्चों? अब एक एक करके देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले DE1 को देखते हैं। DE1 हमारा क्या है, DE cos थीटा। तो अगर हमें E1 चाहिए, कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस डायरेक्शन में इधर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, DE1 का, DE1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और लिमिट लगाना पड़ेगा यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक ना, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक चार्ज है तो इस पूरे को कवर करना पड़ेगा। तो 20 से देखें, 20 से एक लाइन खींचे, टोटल एंगल था अल्फा, तो इधर एंगल कितना है, अल्फा बाई 2, और इधर भी एंगल कितना होगा, अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे हम लोग माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक, ये लिमिट लगा देंगे। तो देखते हैं आगे इंटीग्रेट करके क्या आता है, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, और DE1 हमने क्या लिखा है, DE cos थीटा, DE cos थीटा, और DE की जगह क्या लिखेंगे, K डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो रख दो यहाँ पर इंटीग्रेशन K डी क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट कॉस थीटा, और लिमिट माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 तक। क्लियर है बच्चों? डी क्यू की जगह यहाँ से रख सकते हैं लेमडा आर डी थीटा, वो भी रख दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 के लेमडा डॉट लेमडा आर डॉट डी थीटा, लेमडा आर डॉट डी थीटा और इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, के लेमडा बाई आर बचेगा जो कि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो कहाँ पर लिखें उसको, यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, के लेमडा बाई आर जो कि इंटीग्रेशन से बाहर है, इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है, कॉस थीटा डॉट डी थीटा, और लिमिट है माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2। समझ में आ रहा है? तो के लेमडा बाई आर तो बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, और यहाँ पर लिमिट माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर लिमिट रख दो, के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा ना। तो यहाँ पर माइनस थीटा है तो बाहर आ जाएगा, के लेमडा बाई आर तो साइन अल्फा बाई 2, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, E1 आ गया। E1 कितना आ गया, 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। दिख रहेगा बच्चों, यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है। अब आगे सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, E2 का वैल्यू निकालेंगे सिमिलरली। तो सिमिलरली देखते हैं E2 का वैल्यू, सेम प्रोसेस में सिमिलरली E2 अगर हम देखें तो क्या कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन DE2 करना पड़ेगा, है ना, लिमिट माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 तक। तो यहाँ पर देखो ये कितना रखना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2, और DE2 हमारा क्या है, DE साइन थीटा, यही है ना, DE साइन थीटा। अब DE का वैल्यू रखेंगे K डी क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, फिर DQ का वैल्यू रखेंगे लेमडा आर डी थीटा। तो हमें डायरेक्टली क्या मिलेगा बच्चों, K लेमडा बाई आर साइन थीटा डॉट डी थीटा मिल जाएगा। इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो K लेमडा बाई आर तो बाहर हो जाएगा, इसको बाहर ही रख देते हैं, माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2 तक, ये E2 मिल जाएगा बच्चों। क्लियर है यहाँ तक, ये E2 मिल गया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो लिख देते हैं K लेमडा बाई आर, यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस थीटा और माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक, ये लिमिट हो जाएगा। क्लियर है, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक ये लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो E2 का वैल्यू क्या मिलेगा,
E2 इज इक्वल टू के लेमडा बाई आर, लिमिट रखते हैं तो माइनस कॉस अपर लिमिट अल्फा बाई 2 माइनस, और एक माइनस यहाँ पर है तो प्लस हो जाएगा, कॉस माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। तो E2 क्या मिल रहा है देखो, के लेमडा बाई आर माइनस कॉस अल्फा बाई 2 और ये प्लस कॉस अल्फा बाई 2। तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना, एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, E2 बराबर हो जाएगा 0। तो इस R के कारण केवल हमें क्या मिल रहा है, E1 मिल रहा है, और E2 तो क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर बच्चे, यहां तक आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार रिजल्ट को लिख देता हूं मैं। इस R के कारण हमें क्या मिल रहा है, E1 इस वाले डायरेक्शन में केवल। तो ऐसे अगर ये आर्क दिया जाएगा है ना, ऐसे करके इसके सेंटर पर अगर हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E है ना, E1 कितना होगा, के लेमडा बाई आर 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ये होगा। ठीक है, और इधर वाला कंपोनेंट तो 0 था, डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, इसी में ही कुछ केस देख लेते हैं। सपोज कुछ ऐसा दिया गया है, सपोज हमें कुछ ऐसा दिया गया है, ये ऐसे आर्क दिया गया है, सेमी सर्कुलर आर्क दिया गया है ना, ऐसे करके ये रेडियस है r। तो इस केस में अल्फा का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, पाई के। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा E, कितना लिखोगे बच्चों, 2 के लेमडा बाई आर साइन, और अल्फा की जगह क्या लिखोगे, पाई, तो पाई बाई 2 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है। तो E बराबर क्या मिलेगा, 2 के लेमडा बाई आर, ये आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर ऐसा दे दिया जाए, यहां पर ऐसे भी दे सकते हैं, सपोज करो ये ऐसे, इसका भी आधा कर दे ऐसे, है ना, ऐसे आधा का आधा कर दे, ये रेडियस है r है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर E कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया। तो 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फा की जगह पाई बाई 2 और एक 2 डिवाइड बाई है, तो कितना आ जाएगा, 2 के लेमडा बाई आर साइन पाई बाई 4 आ जाएगा। और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई रूट 2। तो ये 2 से रूट 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 2 के लेमडा बाई आर, ये E आ जाएगा। क्लियर है कि यहाँ तक? तो आज जितना भी सिखाए हैं, जितना भी मैंने सिखाया डेरिवेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही करते हैं बच्चों, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।